तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक, एसी परिपथ में शुद्ध संधारित्र। अभी आपने जो पहला टॉपिक पढ़ा उसमें क्या पढ़ा, एसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध। वो तो बड़ा आसान सा टॉपिक था, मजा इसमें आने वाला है, ठीक है। और क्या मजा, क्योंकि बहुत सी रोचक चीजें इसमें मिलने वाली है, हमें कक्षा 10 का ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी आने वाला है, कुछ ऐसे लॉजिक भी हैं जिनको बताना, तब देखते हैं आप सब। आइए, एसी परिपथ में शुद्ध संधारित्र। तो सबसे पहले हम क्या कर लें अपना एक, अच्छा ये जो भाषा है शुद्ध संधारित्र, शुद्ध प्रतिरोध, ये भाषा जो इस्तेमाल कर रहा है, शुद्ध का मतलब क्या है, उसमें गंगा जल मिला के लाया है क्या पूरा? शुद्ध कैसे हो गया है? शुद्ध तभी कहा जाएगा जब आपके परिपथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का कोई उपकरण लगा हो। प्रतिरोध लगा था तो शुद्ध प्रतिरोध, अब संधारित्र लगने जा रहा है तो शुद्ध संधारित्र, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहां पर लगा देते हैं क्या अपना एक संधारित्र या प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ठीक, लग गया प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। कितने विभव का? V का, V बराबर V0 साइन ओमेगा T। अब इसमें क्या लगाना था, पिछले वाले टॉपिक में प्रतिरोध लगाया, और इसमें क्या लगाना है हमको, संधारित्र। कितनी धारिता का? सी धारिता का। सी धारिता का मैंने क्या लगा दिया इसमें, एक संधारित्र लगा दिया। क्या लगा दिया? एक संधारित्र लगा दिया। अब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या निकलना है, विभव और धारा निकलना शुरू हो गई, ठीक है। धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, आवेश इसमें आ रहा है। अब इसमें आवेश की भी बात करेंगे, क्योंकि संधारित्र का काम क्या है, क्या होता है संधारित्र? संधारित्र क्या होता है बताइए, साफ सुन गया? हाँ बताइए। ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक के आधार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जाए, ठीक है। आर्यन तुम्हारी किताब में आधार लिखा गया है ना, है, और उसको संशोधन मैंने कई बार कराया है, लेकिन आपने वही याद कर लिया है। आधार में परिवर्तन किए बिना कि आकार में परिवर्तन किए बिना? आकार में परिवर्तन किए बिना, ठीक है, समझ पाए? तो संधारित्र क्या है, एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में या उसके आकृति में हम परिवर्तन नहीं करते हैं, बिना परिवर्तन किए ही उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। तो यहां से निकलने वाला आवेश अगर इसकी एक प्लेट पर प्लस आ रहा है तो दूसरे पर क्या आएगा, माइनस। दूसरे पर क्या आएगा भैया, समझ पाए? आवेशन की प्रक्रिया स्टार्ट है, ठीक, और इन दोनों बिंदुओं के बीच जितना विभव है, इनकी दोनों इन पट्टियों के बीच में, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच में जितना विभवांतर वो किसके बराबर होगा, आपके विभव V के बराबर होगा, ठीक। या फिर जनरली आप कह सकते हो, सोचो यहां की स्टार्टिंग कहां से की जाए, वहां पर ओम का नियम मिल गया था, यहां पर क्या है, धारिता का एक सूत्र याद है आपको, क्या, C बराबर कितना, Q बाई, या फिर Q इज इक्वल टू कितना, C, ठीक। तो यहां शुरुआत किससे हो गई है, ठीक। अब कहानी कहां पहुंचनी है, I बराबर लाना है, Q बराबर कितना, C। तो देखिए Q की वैल्यू तो रख नहीं पाएंगे, C तुम ऐसे ही रहो, V को हटा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं V की प्लेस पर, V0 साइन ओमेगा T, लिख दिया इतना। बोला तुलना किससे करनी थी, धारा वाले फार्मूले से ना, जब धारा आएगी तभी जाकर हमारा मामला सेट होगा, ठीक है ना। और धारा कैसे आएगी बताइए भैया, उमंग मिश्रा जी बताइए, धारा यहां से कैसे प्राप्त करेंगे, हमें किस तरफ धारा चाहिए, ठीक सापेक्ष अवकलन, क्यों, वजह बताइए। हाँ, फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाई T, होता है कि नहीं, पहले बताइए, फार्मूला होता है ना। तो क्यों हमें Q से किससे डिवाइड करते, दोनों बच्चों में T से डिवाइड कर दे, हमारा I बन जाए, क्या रीजन है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम?
आपने अवकलन करने को कहा, मैं अगर अवकलन नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा क्यू के बटे में टी लिख दूं तो आई आ जाएगा, क्यों अवकलन किया जाए? पता है, जानने की कोशिश भी नहीं करना है, ठीक है ना। चले आए सुबह मुंह धुल के। देखो यहां से ये जो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, ठीक है ना, इसका यूज हम तब करेंगे जब किसी परिपथ में धारा कॉन्स्टेंटली बह रही हो, धारा का मान कम ज्यादा ना हो रहा हो। आई बात समझ में? लेकिन अगर धारा, चूंकि कैसा परिपथ है हमारा, प्रत्यावर्ती परिपथ है, ठीक है ना, तो प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का मान क्या हो रहा है, हमेशा कम ज्यादा हो रहा है। तो किसी क्षण t पर इसका मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, dq बटे dt से इसकी I लेनी होगी, q बाई टी से नहीं, ठीक है ना। जब धारा कांस्टेंट नहीं है, धारा हमेशा चेंजिंग वाली है, ठीक है ना, तो उसमें आवेश प्रवाह की किसी विशेष क्षण t समय पर, किस समय पर, t समय पर उसका एक तात्कालिक मान लेना होगा, तात्क्षणिक मान लेना होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेनी होगी। आगे बात सुनने, इसलिए हम दोनों बच्चों में t से डिवाइड नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे पास एक ऑप्शन था वो, ठीक है। हमें क्या करना होगा, दोनों बच्चों का अवकलन करना होगा, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर q का अवकलन करें किसके सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि जब q का अवकलन कर रहे हो, t के सापेक्ष कर रहे हो, t के सापेक्ष तो q क्या है, अचर है। आपने पढ़ रखा है कि अगर आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, आपको कोई भी k मिल गया तो इसका अवकलन गुणांक कितना हो जाएगा, अवकलन कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि k क्या मान के चलते हैं, अचर। लेकिन उसी जगह अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जैसे y आ जाता है, तो y पर 0 नहीं करते हो, y पर 0 क्यों नहीं करते हो, ऐसा लिख देते हो dx अपान dy अपान dx, क्योंकि y को मैं क्या मान के चलता हूं, फलन है, क्योंकि y के अंदर, y को अगर चीर फाड़ डालोगे, y के अंदर क्या मिलेगा, x, y के अंदर क्या मिलेगा, x, y क्या है, x पर फलित एक फलन है। तो ऐसे q के अंदर देखो t है कि नहीं है, तो q का 0 नहीं होने वाला है, क्या लिख देना है बस, dq अपान dt। आई बात समझ में? अब c भी t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो c भी अचर है, v नॉट भी अचर है। बोलो क्या मेरा भी 0 हो जाएगा, तुम्हारा 0 हो जाता, बिल्कुल कर देते हम 0, लेकिन बचा लिया तुम्हें किसने, साइन ओमेगा t ने, क्योंकि तुम उसके साथ उसके गुणज बने हो, उसके गुणांक बने हो, तो तुम्हें बस अवकलन से क्या किया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। c बाहर कर दिया गया, v नॉट बाहर कर दिया गया, और अवकलन किसका किया गया, t के सापेक्ष, साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी का। तो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, बताइए जल्दी, कॉस थीटा, ठीक है ना। अगर कोण के साथ में कोई नियत चीज भी जुड़ी हुई है तो उसको क्या कर लेते हैं, बटे में लाते हैं कि गुणा में, गुणा में लाते हैं। समाकलन में बटे में और अवकलन में गुणा में। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा का अवकलन करना है तो कितना होता है, सबको पता है कितना होता है, cos थीटा। लेकिन अगर यही थीटा के पास में आ गया यम थीटा या 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, तो उस 3, 4, 2 को क्या करते हो आप, यहां भी वो रहेगा, लेकिन यम को कहां करना है, बाहर भी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट मैथ का है तो मैथ की क्लास में डिटेल किया जाएगा, यहां पर बस फिजिक्स वाले की तरफ क्या करना है, आपको थोड़ा रटना होगा, चीजों को बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो यहां पर मैं साइन ओमेगा टी का अवकलन करूंगा, कैसे करूंगा, कितना आएगा, बोलिए, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और साथ में टी के साथ क्या था, अचर भी था, तो ओमेगा फिर से आएगा, और यहां पर dq बाई dt को क्या लिख सकते हो, आई, मिला सुकून है। पिछला टॉपिक याद करो, शुरुआत की थी ओम के नियम से, और जहां मुख्य टॉपिक पहुंचे थे, जहां तुलना की थी, तुलना किससे की थी मैंने, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना की थी, और यहां पर क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट कितना दिख रहा है आपको, ये सी वी नॉट ओमेगा, ये पूरा किसकी वैल्यू है, आई नॉट की वैल्यू है। और लेकिन यहां पर क्या आ गया, कॉस ओमेगा टी आ गया। बोला आई वाले फार्मूले में तो क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए,
साइन होना चाहिए, ये कॉस कहां से आ गया? अब देखिए कॉस को किस में कन्वर्ट करना होगा? साइन में। तो हमारे पास दो दो चांस है। हम साइन 90 माइनस थीटा बराबर भी क्या पढ़ते हैं, और साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी क्या पढ़ते हैं। अब सस्पेंस इसमें है 90 प्लस थीटा ले कि 90 माइनस थीटा, बताइए। 90 प्लस थीटा ले जाए 90 माइनस, तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि चार लोग इसको बोलोगे, चार लोग इसको बोलोगे, तो चार लोगों का सही होगा, चार लोग गलत। तर्क देना है। क्या तर्क है? क्यों 90 माइनस थीटा लिया जाए, क्यों 90 प्लस थीटा लिया जाए? ओमेगा टी क्या है? सोचिए, ओमेगा टी क्या है? ओमेगा क्या है? कोणीय। टी क्या है? समय अंतराल है। अब यहां पर हमारी धारा और विभव, प्रत्यावर्ती विभव जो भी है, ठीक है ना, सब क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं यहां पर ना। अगर देखो, अगर हमने ये माइनस वाला यूज किया तो प्रॉब्लम ये होगी कि यहां पर हमें माइनस किसके साथ यूज करना होगा? थीटा, यानी ओमेगा टी के चिन्ह क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना, जो यहां पर ठीक नहीं है। ओमेगा टी को सदैव हमें क्या लेना होगा? धनात्मक लेना होगा, ठीक है। ओमेगा टी को क्या लेना होगा? धनात्मक लेना होगा। हाँ बोलो, अगर ओमेगा टी को धनात्मक लेना है तो ऐसे लिख दो इसको ना, माइनस कॉमन करके थीटा माइनस 90 कर दो, ये भी एक चांस है। तो साइन माइनस थीटा माइनस, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा। क्या होता है? क्या पहले से कहीं माइनस लगा हुआ है इसमें? पहले से कहीं निगेटिव है? नहीं है ना। अरे बात समझे, ये निगेटिव वैल्यू यहां पर आकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, विद्युत धारा का मान ऋणात्मक कर देगी। लॉजिक ये था कि अगर आपने ऐसा लिया तो इस माइनस को निश्चित रूप से बाहर लाना होगा, और ये माइनस बाहर आकर क्या करेगा? बवाल मचाएगा, ठीक है ना। मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं है कि यहां पर 90 माइनस थीटा लो, 90 कोई भी ले लो, लेकिन मेरा थीटा यानी कि ओमेगा टी होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव बना रखना है मुझे उसको, तो पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे अंदर फिर माइनस का मान देना पड़ेगा, और जब माइनस बाहर आएगा वो सारी चीजें मेरे आई के मान को क्या कर देगा? ऋणात्मक कर देगा, ठीक है ना। और आई का मान मुझे ऋणात्मक नहीं चाहिए। क्लियर हुआ? ये था इसका लॉजिक। तो क्या लिया जाए? 90 प्लस थीटा की 90 माइनस थीटा? 90 प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा लेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? माइनस कहां आ जाएगा? आगे आ जाएगा, जिससे हमारी धारा क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। तो चलिए आई बराबर क्या लिखें? अच्छा इसको देखो, मुझे तो लिखना होता है, मैं जानता हूं आई इज इक्वल टू होता है क्या? आई नॉट होता है ना, और धारा आई बराबर क्या होता है? वी अपान, ये होता है कि नहीं होता है? मुझे अगर ये धारा मेरी आई नॉट का मान कितना है, ये सब कुछ मेरे किसका मान है? आई नॉट का मान। अगर इतना सब कुछ मेरे आई नॉट का मान है, तो मेरे आई नॉट तुम्हारा मान क्या होता है? विभवांतर बटे कितना? विभवांतर तुम्हारे अंदर दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन तुम्हारे बटे में लटकाना क्या है? प्रतिरोध। एक घंटी लटकानी तुम्हारे बटे में, और वो देखो कैसे लटकाएं उसको। बोला गणित में उसका भी उपाय है, भी नॉट के बटे में सी ओमेगा लिख दिया जाए। बोला गलत हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा? एक बटे कितना? अगर एक बटे करके देखोगे, देखो फिर ऊपर जाकर वैसे हो जाएगा सेम सिचुएशन। और कॉस को क्या लिख देंगे? साइन ओमेगा टी प्लस कितना? 90। 90 को क्या लिख सकते हो? पाई बाई 2। मामला क्लियर है? तुलना कर ली जाए पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। क्या फर्क है? पिछले क्वेश्चन ऐसी परिपथ में हमारा शुद्ध क्या था? प्रतिरोध था। वहां पर हमारा जो आई बराबर फार्मूला बना था, आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। यही बना था? बना था कि नहीं बना था? अरे बोलो कुछ मुंह से भैया, यही बना था ना। तो वहां पर हमने देखा कि भैया आपका जो साइन का कोण है, जो कोणांक है, वो यहां भी ओमेगा टी, यहां भी ओमेगा टी, दोनों जगह ओमेगा टी था। तो आपने क्या कहा था कि दोनों के बीच कालांतर कितना है? 0 है। अब तो बराबर नहीं कहोगे, अब क्या कहोगे? 0। दोनों के बीच कालांतर कितना था? क्या यहां आपको दोनों के बीच कालांतर 0 दिख रहा है? बोलो, कालांतर 0 दिख रहा है? क्या दोनों का कोण सेम सेम है? यहां पर आई आ चुका है, यहां पर देखिए भी, देखिए ओमेगा टी सिर्फ था, और इसमें कितना जुड़ गया ओमेगा टी में? पाई बाई 2 जुड़ गया। अगर पाई बाई 2 जुड़ रहा है, जिससे मैं क्या समझें कि दोनों के बीच इस बार कालांतर 0 नहीं है, कुछ तो कालांतर है। और कितना है? अरे जितना जुड़ा है। कितना जुड़ा है? पाई बाई 2।
किसके साथ जुड़ा है, विभव के साथ कि धारा के साथ, किसके साथ। एक चीज याद रखना, हमेशा आगे आने वाले सभी टॉपिक में विभव को ऐसे स्टेबल रखना है, स्थिर रखना है, ठीक है ना। अग्रगामी होगी तो धारा, पश्चगामी होगी तो क्या, तो भी धारा। लेकिन कब, अगर यहीं पर माइनस आ जाता, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आ जाता, तो क्या कहते हैं आप, धारा जो है विभव से 90 डिग्री क्या है, पश्चगामी है। धारा विभव से कितना है, 90 डिग्री पश्चगामी है। क्लियर हुआ मैटर। तो चलिए यहां पे जल्दी से तुलना कर लेते हैं, किससे, I इज इक्वल टू, किससे तुलना करने पर, आई नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, या छोड़ो सीधे डायरेक्ट लिखो यहां पर, इंप्लाइज दैट आई नॉट इज इक्वल टू कितना, बोलिए, वी नॉट बटे कितना, 1/c ओमेगा। आगे बात समझ में। चूंकि अगर मैं तुलना करूं तो ये वी नॉट का बटे आर होता है, फार्मूला क्या है, आई बराबर वी बटे आर। इसका मतलब वी की जगह पे वी नॉट हो गया, और आर मतलब प्रतिरोध, आर मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। यहां पर 1/c ओमेगा क्या है, एक प्रकार का प्रतिरोध है, जिसे हम क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात। क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, XC से, कैपिटल XC लगाएंगे। आई नॉट बराबर कितना, वी नॉट XC, क्या लिखेंगे, XC। जहां XC क्या है, जहां XC बराबर कितना मान रहे हैं, 1 बटे कितना हम, C ओमेगा, और इसका क्या नाम होता है, धारितीय प्रतिघात। भारतीय प्रतिघात, भारतीय नहीं, क्या लिखा है, भारतीय लिखा है, भारतीय, भारतीय, भारतीय प्रतिघात, ठीक है ना, समझ पाए। ओमेगा की एक वैल्यू और होती है, क्या बताइए, ओमेगा बराबर क्या होता है, जल्दी बोलिए, 2 पाई बाई टी। अच्छा, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। तो कोणीय वेग 4 बराबर दूरी बटे कोणीय विस्थापन 2 पाई का, और समय कितना, टी का। टी क्या है, यहां पर टी क्या है, आवर्त काल है। आवर्त काल और फ्रीक्वेंसी में कुछ रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, टी बराबर 1/f, यानी आवृत्ति और आवर्त काल एक दूसरे से क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अगर टी के प्लेस पर हम कितना लिख दें, यहां पर 2 पाई ऊपर है, यहां पर लिखते हैं 1/f, तो f कहां चला जाएगा, ऊपर। ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई f, कितना आ जाएगा। तो यहां पर अगर XC बराबर, जहां पे हमने लिखा C ओमेगा, तो C ओमेगा यहां क्या लिखेंगे, 2 पाई FC। बोला ठीक है, लिख तो सकते हो, लेकिन लिखकर क्या दर्शाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो आप। बोला X देख रहे हो, हाँ देख रहा हूं, ये क्या है, भारतीय प्रतिघात है, ठीक है। बोला इसके नीचे C लगाने का कोई विशेष उद्देश्य, बोला आगे पता है, कहानी तो खत्म नहीं होने वाली यहां पर। अभी फिर अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, AC परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व, ठीक है ना। वहां भी मेरा एक आएगा प्रतिघात, और उसे क्या कहेंगे हम, यल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेरकीय प्रतिघात हो जाएगा, समझे। तो कहानी सी लगने की है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मली बस इसको संकेत देना था। सी से यहां पर क्या है, कैपेसिटेंस दिखाई दे रहा है ना, धारितीय से क्या है, भारतीय प्रतिघात, और एल लग जाएगा तो प्रेरकीय प्रतिघात हो जाएगा। यहां पे जो धारितीय प्रतिघात है, ये धारितीय प्रतिघात जैसे किसी भी परिपथ में प्रतिरोध कार्य करता है। प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। ऐसे ये आपका धारितीय प्रतिघात भी प्रतिरोध की भांति ही व्यवहार करता है, ये एक प्रकार का प्रतिरोध ही है, ठीक है ना। चूंकि इस परिपथ में संधारित्र की वजह से वो प्रतिरोध कार्य कर रहा है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया है, धारितीय प्रतिघात, ठीक है ना। और ये जो धारितीय प्रतिघात है, ये आपके परिपथ में धारिता के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। सी देखो बटे में आया है ना, तो आपके संधारित्र की धारिता सी का मान अगर बढ़ाओगे तो धारितीय प्रतिघात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यह फ्रीक्वेंसी अगर आवृत्ति बढ़ गई तो भी कम हो जाएगा। दोनों के क्या है, ये एंटी प्रोपोर्शनल है। और एक अंतिम लाइन बस यहाँ की क्या, कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव के बीच कितना कालांतर है, π/2 का कालांतर है। इधर देखिए घूर्णी सदिश देख लीजिए इसका जरा। तो अगर मैं यहां पर इसको क्या बना दूं, अपना V0 कर दूं, क्या कर दूं, V0, ये मेरा विभव यहां तक पहुंचा है।
ठीक है ना। अब धारा क्या है, धारा इससे कितना अग्रगामी है, 90 डिग्री। ये एक्स अक्ष से 90 डिग्री कि विभव से, विभव से 90 डिग्री ना। तो यहां से 90 डिग्री के एंगल पर अगर आप ऐसा बनाओ तो ये क्या होगी आपकी विद्युत धारा। इस एंगल को कितना दर्शाएं, ओमेगा टी, और ये कितना है आपका, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा एक्स अक्ष से धारा का, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देख रहे हो, क्लियर हो गया। तो इस फिगर में आप स्वयं देख सकते हो कि विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा जो है वो प्रत्यावर्ती विभव से क्या है, 90 डिग्री अग्रगामी है। 90 डिग्री क्या है, अग्रगामी है। समझे। एक कंफ्यूजन और है जो आपको समझ में नहीं आता होगा, क्या, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं। इस फिगर को हटाते हैं। देखिए जैसा मैंने दिखाया अभी आपको कि मान लेते हैं ये मेरी प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ हो गया, ठीक, और यहीं पर प्रत्यावर्ती विभव का भी कर देता हूं, ठीक। दोनों इस समय क्या है, दोनों के बीच में कालांतर है कि नहीं है, दोनों के बीच कालांतर है या नहीं है, है? शून्य है, क्योंकि दोनों समान समय पर अपना अधिकतम मान प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। इससे मतलब नहीं कि उससे ज्यादा ऊंचा हो गया है, ठीक है ना, तो कालांतर है। दोनों समान समय पर अपना अधिकतम मान प्राप्त किया है ना। सोचो, लेकिन ये कहानी तो हमारे इस टॉपिक की नहीं हो सकती ना, क्योंकि हमारी धारा इसमें क्या है, 90 डिग्री क्या है, इससे अग्रगामी है। अपना अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए क्या किया उसने, बोलिए, 90 डिग्री पहले अग्रगामी हो गई है ना। तो जरा इसको देखते रहिए बस। ये है, मान के चलिए यहाँ पर भाई 3D होता है या आपका डिजिटल बोर्ड होता है अभी, ठीक है ना। चीजें काफी अच्छी तरीके से एनिमेशन से आपको समझाई जा सकती थी। इस नीले वाले किसी को भी पकड़िए, लाल वाले पकड़िए, आप किसको मान के चल रहे हैं, किसी भी चीज को मान के चलिए। यहाँ पर दोनों मान के चलिए अभी सेम था, ठीक है ना। इसको पकड़िए, इसको सरकाइए, इधर आ रहा है, उधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो यहां देखिए ना, इसको जब इधर लाएंगे तो देखो इतना आधा घुस गया, इसका और घुस गया। मान लो आधे तक पहुंचाना है, यहां पर π/2 करना है ना, इसका कला आरेख π/2 करना है, तो उसको π/2 कैसे करोगे, अभी देखते हो आपने। ये ऐसे बना रहता है, बना लीजिए, ठीक तो है। ऐसे जाता है ना, बोलो, देखते हो आपने, यहां से शुरू होता रहता है ये। इसके बारे में कभी सोचा है कि चीजें यहां से शुरू हो रही है, यहां से क्यों शुरू की जा रही है। अब बता दिया जाता है कि 90 डिग्री अग्रगामी है, तो ये देखो यहां से शुरू हो रहा है। इसका वही मतलब है कि जैसे ये फिगर था, मान के चलिए इस तार को मैंने यहां पकड़ा और धीरे धीरे पीछे की साइड सरका रहा हूं, तो पीछे की साइड यहां तक सरकाओगे, इसका ये वाला भाग ही तो यहां से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये मान के यहां पहुंच रहा, सब गायब हो रहा है, यहां तो नहीं दिखा, दर्शा रहा हूं। तो ऐसे ही आपकी जो प्रत्यावर्ती धारा थी, देखिए कितना एंगल, 90 डिग्री एंगल क्या हो जाएगी, अपने आप अग्रगामी हो जाएगी, ठीक है ना। और वो चीजें कब जान पाओगे आप, जब यहां से इसकी ऐसी चीजों को डालोगे, यहां पर लंब डालोगे, ठीक है ना। क्योंकि ये समय अंतराल तो π/2 मान के चलते हो, यहां तक पूरा आधा राउंड होकर पाई बनता है, और यहां तक कितना बनता है, 2π बनता है। अगर इसके आधे पर पहुंच रहा है, आधे समय अंतराल पर क्या हो गया, वो अपना पीक वैल्यू प्राप्त कर चुका है, ठीक है। तो टाइम ओवर हो रहा है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी परिपथ में शुद्ध क्या, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।